साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ, एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ में। इस टेस्ट पेपर में पूरे 60 क्वेश्चन है जिसमें जीएस और हिंदी दोनों के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था? अंतिम मौर्य शासक था। तो इन चारों में से बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। अगला है, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह कथन आपका सही है। दूसरा, इन यज्ञों को कराने का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप ह्रास को प्राप्त हुए हिंदू धर्म नहीं, यहाँ पे आप ब्राह्मण धर्म कहेंगे, ब्राह्मण धर्म को पुष्यमित्र शुंग ने पुनरुत्थान किया। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ तथा वासुदेव और कृष्ण की उपासना प्रारंभ होती है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इन यज्ञों को कराने का श्रेय पतंजलि को जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है यहाँ पर और बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला है, प्राचीन भारत के कंडव वंशी शासक शुंगों के उत्तराधिकारी थे। शुंगों के उत्तराधिकारी थे, ये कथन आपका सही है क्योंकि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके उसके अधिकारी वासुदेव ने कंडो वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और फिर इस वंश को सातवाहन वंश ने समाप्त किया था। तो पहला कथन सही। दूसरा, कंड वंश का संस्थापक देवभूत था, नहीं वासुदेव था। नहीं, हाँ वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। देवभूत जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित कंडो वंशी शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप यहां पर देखें, सबसे पहले वासुदेव कंडो वंश की स्थापना वासुदेव ने की। फिर इसके बाद आपका भूमिमित्र कंडो आते हैं, फिर नारायण कंडो और फिर सुशर्मा कंडो। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत के सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, यह सातवाहन वंश के बारे में, यह भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था, यह कथन सही है। दूसरा, यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरम थी, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस वंश की स्थापना, जो सातवाहन वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। शिमुक को सिंधुक, शिशुक, सिपरक तथा ब्रिसल भी कहा जाता है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में सिमुक, सातकर्णी, गौतमपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी के नाम आते हैं। अगला है, प्राचीन का भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से विदेशी राजवंश था या थे, मतलब जो विदेशी थे। तो देखिए, इन चारों में से आप देखेंगे तो कौन से हैं? शक और शक हो गए, इसके अतिरिक्त विदेशियों में कुषाण भी विदेशी ही थे। शक और कुषाण, ठीक है, शक और कुषाण जो है ये विदेशी थे। तो आपका 2 और 3 ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 और 3, यहाँ 2 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 3 होना चाहिए, मतलब ये आपका ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। मौर्य काल या मौर्योत्तर काल के जो प्रमुख राजवंश थे उसमें शुंग वंश है, कंडो वंश है, सातवाहन वंश और चेदी वंश, महामेघवाहन वंश, ये भारत के ही थे। जो विदेशी राजवंश थे इसमें इंडो ग्रीक, यवन, शक, पार्थियन और कुषाण वंश, और इसी क्रम में ये भारत में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पल्लव वंश के शासक संबंधित थे किससे? तो पल्लव वंश के शासक जो हैं ये आपका पार्थिया से संबंधित है। कहां से? पार्थिया से। देखिए, पार्थियन वंश के लोग यहाँ पे पल्लव वंश नहीं होना चाहिए, पार्थियन वंश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पल्लव वंश नहीं है, यहाँ पे पार्थियन वंश होगा। पार्थियन वंश के लोग पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया बैक्ट्रिया के पश्चिम की ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित शेलुकशी साम्राज्य का सीमावर्ती प्रांत था। पार्थियन वंश को भारत में पहलो तथा पार्थियाई वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति
कहा जाता था तथा इनके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो जो आंध्र सातवाहन वंश था, आंध्र सातवाहन वंश को दक्षिणाधिपति कहा जाता था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी स्थापना सीमुख ने की थी और इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। सातकर्णी प्रथम किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है। इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान नगर को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में कमी आने लगी थी और महाराष्ट्र में शक क्षत्रप वंश का शासन आरंभ हुआ। परंतु सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक क्षत्रप की शक्ति को नष्ट करके पुनः सातवाहन वंश की शक्ति दक्षिण भारत में स्थापित की। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? किसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को जो है अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा है, एकमात्र ब्राह्मण कहा है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम राजा था। इसकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी इसकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में इसे एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। उसने खदी खदी द दप मान मान मदनस की उपाधि धारण की थी। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। नहपान को पराजित करने के पश्चात उसने नासिक के बौद्ध संघ को आज कालिकीय नानक नामक क्षेत्र दान किया। इसने नासिक जिले में बेड़ाकट्टक नामक शहर की स्थापना भी की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को पुराण में प्रबोमा प्रबोमा कहा गया है? तो किसे कहा गया है? वशिष्ठ पुत्र पुलमामी को। वशिष्ठ पुत्र पुलमामी सात वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी के पश्चात वशिष्ठ पुत्र पुलमामी शासक बना। पुराण में उसे प्रबोमा भी कहा गया है। पुलमामी के शासन काल में सातवाहन संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणाधिपति सातकर्णी को 2 बार हराया था। पुलमामी ने महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह किया था और उसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। पुलमामी ने महाराज और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। उसे सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित करवाया था और विजया सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। आंध्र इक्ष्वाकु वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह सातवाहनों के सामंत थे जो कृष्णा गुंटूर के क्षेत्र में शासन करते थे। सही है। इस वंश के शासक बौद्ध धर्म के पोषक थे। इसे इक्ष्वाकु वंश के शासक जो है बौद्ध धर्म के पोषक थे। ये कथन सही है। ठीक है, तो 2 के दोनों कथन यहां पर सही हैं, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन। कौन था? महामेघवाहन। और इस वंश का महानतम शासक जो था वो कौन थे? खारवेल थे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन थे। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक, ये हमें सूची सुमेलित करना है। तो आप यहां पे देखिए, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, 3 से मिला दीजिए। कंड्यान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। या कंडो वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, अर्थात 2 से मिला दीजिए। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुख ने की थी, 1 से मिलाइए। चेदी वंश की महामेघवाहन ने की थी, 4 से मिला दीजिए। तो 3214 बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के प्रमुख राजवंश और संस्थापक, इन्हें सुमेलित करना है। तो आप यहां पर देखें, हिंद यमन मतलब वंश की स्थापना किसने की थी? डेमेट्रियस ने की थी, तो 3 से मिलाइए। कुशाण वंश की किसने की थी? कटफिसस ने की थी, 1 से मिला दीजिए। कंदो वंश की स्थापना किसने की थी? कंदो वंश की स्थापना या कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने, 2 से मिलाइए। गंग वंश की स्थापना किसने की थी? कोंकणी वर्मा ने की थी, तो 4 से मिला दीजिए। तो 3124 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे मतलब अगले प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। कथन काल का प्रश्न है, बताना इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए, पहला, स्वात की घाटी में एक मंजूषा मिली है जिस पर हिंद यमन शासक मिनांडर का नाम खुदा है। सही है। कारण, हिंद यमन शासक मिनांडर के राज्य में अफगानिस्तान के कुछ भाग और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश सम्मिलित थे। तो यहां पर कथन कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत पर यूनानियों के संपर्क का या के प्रभाव थे? क्या प्रभाव थे? देखिए, पहला, सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों का नामकरण, ये यूनानियों का ही प्रभाव था, सही है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला, ये भी उन्हीं की देन है। गंधार कला का विकास, ये भी कुषाण काल में आपका होता है। तो तीन के तीनों, 1 2 3। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, बताना है कौन सा सत्य है। देखिए, प्राचीन भारत में सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की, सही है। कारण, महाराष्ट्र के नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो ये स्पष्टीकरण भी सही है, तो कथन कारण सही और स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई सातवाहन काल के पदाधिकारी और वर्तमान के संदर्भ में उन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, भंडा गारकी भंडा भंडा गारिक ये कोषाध्यक्ष होते थे, तो 1 से सही है। रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख, 2 सही है। पनी घरक जलापूर्ति अधिकारी, 3 सही है। कर्मांतिक भवन निर्माण अधिकारी, 4, ये भी सही। 1 2 3 4 ये ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहले देखिए, कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे, ये भी सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। चीनी ग्रंथों में पानकू कृत शियन हानशु और फाने कृत हाउ हानशु महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1915 ईस्वी में तक्षशिला की खुदाई करवाई थी? किसने खुदाई कराई थी? जॉन मार्शल ने कराई थी। और यहां से कुषाणकालीन सिक्के तथा स्मारक मिलते हैं। इन्हीं के आधार पर यह निश्चित करने में सहायता मिली कि कनिष्क कुल ने कड़फिसस कुल के बाद शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। कुजल कड़फिसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, वह भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक था, सही है। दूसरा, उसके राज्य में काबुल, गांधार, बैक्ट्रिया, बलूचिस्तान आदि प्रदेश सम्मिलित है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन। बिम कटफिसस जो कुजल कटफिसस के बाद आता है, बिम कटफिसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, इसे भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, नहीं। बिम कटफिसस को नहीं माना जाता है, कुजल कटफिसस को माना जाता है, उसके बाद बिम कटफिसस आता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बिम कटफिसस के सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि वह शैव मत का अनुयायी था और उसने 78 ईस्वी से लेकर 110 ईस्वी तक शासन किया, एक कथन सही है। दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन। अगला है, शक संबोध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक संबोध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये होना चाहिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, यह भारत के आधिकारिक कैलेंडर है और यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष आगे है, ये गलत है। पूरा अर्थ सत्य है। कैसे? यह भारत का आधिकारिक कैलेंडर है, पर इसको सरकारी रूप से अपनाने के पीछे कारण यह है कि प्राचीन लेखों, शिलालेखों में इसका वर्णन देखा गया है। इसके अतिरिक्त यह संवत विक्रम संवत के बाद शुरू होता है और अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष आगे नहीं बल्कि 78 वर्ष पीछे है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां पर ये सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसे ही भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाया जाता है। और जो चैत्र मास होता है वो 22 मार्च तथा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? द्वितीय अशोक, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय अशोक के साथ साथ द्वितीय बौद्ध भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर को तथा द्वितीय राजधानी किसको बनाया था? मथुरा को बनाया था। किसे बनाया था? मथुरा को बनाया था। किस शासक की राजसभा में पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक विद्वान थे? तो कनिष्क के दरबार में ये लोग शामिल थे, ठीक है। चरक जो चिकित्सा से संबंधित थे वो भी इसके दरबार में संबंधित मतलब शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है रचना और संबंधित विद्वान में? तो देखिए, यहां पर अश्वघोष ने सूत्रालंकार की रचना की थी, सही है। नागार्जुन ने बुद्धचरित की, देखिए नहीं, बुद्धचरित की भी रचना जो है बुद्धचरित की रचना और सूत्रालंकार की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। माध्यमिक शुद्ध की रचना जो है वो नागार्जुन ने की थी, ना कि बुद्धचरित की। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र
महाविभाष्य शास्त्र की रचना की थी, जो बौद्ध जातकों पर टीका थी, और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मरणोत्तरकालीन अभिलेख है और उससे संबंधित व्यक्ति। तो देखिए, अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? अयोध्या अभिलेख धनदेव से संबंधित है। धनदेव, तीन से मिलाई। और उसमें सुंग वंश, पुष्य सुंग के बारे में बात की गई है। बेशनगर अभिलेख जो है ये हेलिडोरस से संबंधित है, हेलिडोरस से संबंधित है, भानुगुप्त के समय का। तो वन से मिलाइए। शिनकोट अभिलेख जो है ये आपका मीनांडर संबंधित है, तो दो से मिला दीजिए। नानाघाट अभिलेख नागनिका संबंधित है, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है, तो यहाँ पर चार से मिला दीजिए। तो 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधार मूर्तिकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा यह से सही है। पहला, इस कला पर यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का अत्यधिक प्रभाव है, ये कथन सही है पूरी तरीके से। दूसरा, इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण मिला था, सही है। गांधार और मथुरा कला दोनों को संरक्षण मिला था। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही हैं और डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मथुरा मूर्तिकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही है। पहला, इस शैली की मूर्तियों को चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग करके बनाया गया है, ये कथन सही है। दूसरा, यह शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं, यह संस्कृत जो है यह शैली यहीं के संस्कृतियों से प्रभावित थी, ठीक है, और इसे मथुरा कुषाण शासकों का संरक्षण मिला था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मथुरा मूर्तिकला शैली में निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई थी? तो इसमें आपका हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं, डी ऑप्शन। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इस काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलीश को माना जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, इस काल में अरिकामेडु सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित प्रमुख बंदरगाह था, ये कथन गलत है, क्योंकि अरिकामेडु जो है पूर्वी तट पर स्थित है, अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों में था, और ये पूर्वी तट पर ये अरब सागर तट पर नहीं, बंगाली खाड़ी तट पर था, ठीक है, अरिकामेडु। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे जो था मुहाने पर, वो बार बेरिकस था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इस पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। योद्धेय ब्यास नदी के पार भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में निवास करने वाली प्राचीन जाति थी। यह एक युद्ध करने वाली जाति थी, जिसे पाणिनि ने आयुध जीवी के रूप में उल्लेखित किया है। इनके सिक्कों पर एक और योद्धेय गणेश जय एवं दूसरी ओर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। अगला, कुषाणकालीन गांधार मूर्ति कला एवं मथुरा मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा या से सही है। पहला, गांधार कला आदर्शवादी जबकि मथुरा कला यथार्थवादी है। नहीं, ये उल्टा है। गांधार कला जो है वो यथार्थवादी है, जबकि मथुरा कला क्या है? आदर्शवादी है। तो पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, गांधार कला में मुख्यतः बौद्ध की मूर्तियां पाई जाती हैं, जबकि मथुरा कला में बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म समेत मूर्तियां मिलती हैं, यह कथन सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तरकालीन साहित्य और उससे संबंधित साहित्यकार, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, गाथा सप्तशती किसकी है? हाल की है, 3 से मिलाइए। कामसूत्र किसकी है? वात्सायन की है, 2 से मिला दीजिए। महाभारत किसकी है? महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की, 1 से मिलाइए। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है, तो 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है मौर्योत्तरकालीन साहित्य और संबंधित साहित्यकार में? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है। स्वप्र वासुदत्ता, ये अश्वघोष की रचना नहीं है, ये अश्वघोष की नहीं बल्कि भास की रचना है, तो ये गलत है। चारुदत्ता चरक की रचना नहीं है, चारुदत्ता भास की रचना है, ये भी गलत है। उर्भंग भास की रचना है, उर्भंग जो है आपकी भास की रचना है, तो ये आपका सही है। मिलिंद पन्हो वासुदेव की नहीं, नागसेन की रचना है, तो यहाँ पर सी वाला सही है, बाकी गलत है। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंशी शासक थे,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनसे इनसे संबंधित जो जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। प्राचीन भारत के प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कौन सा सही एक कालानुक्रम है? तो देखिए, सबसे पहले यूनानी जो हिंद यमन थे उन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, फिर शक आक्रमण करते हैं, फिर पार्थिया या पहलो आक्रमण करते हैं, फिर सबसे लास्ट में कुषाण आते हैं। तो यूनानी, शक, कुषाण, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अब हिंदी वाले प्रश्नों को देखते हैं, 20 प्रश्न हिंदी के। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? देखिए, संगठन का विघटन होता है, सरल का विरल नहीं होता, सरल का क्या हो जाएगा? क्लिष्ट होगा, सरल का क्लिष्ट होगा, सत्कार का तिरस्कार, साक्षर का निरक्षर, सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आक्षेप का विलोम है? देखिए, आक्षेप का विलोम क्या होगा? आक्षेप का आक्षेप का अनाक्षेप होगा, आक्षेप का अनाक्षेप होगा, और सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, और परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है, यह बताना है। देखिए, सद्वृत्त का दुवृत्त सही है, कदाचार का दुराचार नहीं होगा, क्योंकि कदाचार और दुराचार दोनों समानार्थी हैं, इन दोनों का जो विलोम होगा वो सदाचार होगा, ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। सौंदर्य का कुरूपता, निर्विकार का स्वीकार, सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है। शखा का शत्रु होता है, सही है। दुर्लभ का सुलभ, समस्या का समाधान, सही है। परंतु निसंकोच का असंकोच नहीं होगा। निसंकोच और असंकोच दोनों ही समानार्थी हैं और इसका विलोम क्या होगा? संकोच होगा, तो इसलिए डी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सात्विक का विलोम नहीं है? देखिए, सात्विक का विलोम जो है आपका विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है सात्विक का विलोम नहीं है? नहीं, देखिए, विलोम कौन सा है ये बताना है, ठीक है, क्योंकि सात्विक का क्या होगा? तामसिक होगा। सात्विक का विलोम जो है वो तामसिक होगा। कुसंगत का विलोम सुसंगत होगा, कुसंगत का सुसंगत होगा, कदाचारी का सदाचारी होगा, दुष्परिणाम का सुपरिणाम होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? सन्मार्ग का कुमार्ग सही है, स्वच्छ का मलिन सही है, सार्थक का निरर्थक सही है, पर सगुण का निराकार नहीं होगा, सगुण का निर्गुण होगा, निराकार का साकार होगा, तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? चिरायु का दीर्घायु नहीं, चिरायु और दीर्घायु दोनों ही समानार्थी है ना, अधिक आयु वाला, तो इसका क्या होगा? अल्पायु, इन दोनों का ही अल्पायु होगा, तो यहां पर ए वाला सही नहीं है। सुपात्र का कुपात्र होगा, सुपथ का कुपथ होगा, सुशील का दुशील होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द साहस का विलोम है? साहस का विलोम कौन सा है? तो देखिए, साहस के विलोम में साहसहीन हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा, भय हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? सहज का कठिन, सूक्ष्म का स्थूल, उलझाव का सुलझाव, और असंग का निशंग। असंग का निशंग नहीं होगा। सहज का कठिन सही है, सूक्ष्म का स्थूल सही है, उलझाव का सुलझाव सही है, परंतु असंग का निशंग सही नहीं है, ठीक है। असंग और निशंग क्या है? समानार्थी, इसका विलोम संग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सुर का विलोम है? सुर का विलोम क्या होगा? असुर होगा, ठीक है, सुर का विलोम असुर हो जाएगा। सुर, देवता, देव, ये सभी क्या हैं? समानार्थी, और इनका अपोजिट क्या होगा? असुर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? साधु का संत नहीं होगा, साधु का असाधु होगा, संत का असंत होगा, ठीक है, तो ए वाला सही नहीं है। सत्य का मिथ्या, सुमत का कुमत, सदय का निर्दय, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संकीर्ण का विलोम है? संकीर्ण का विलोम क्या है? संकीर्ण का विलोम आपका उदार भी होगा, विकीर्ण भी होगा, विस्तीर्ण भी होगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सुकृत का दुष्कृत हो जाएगा, शूना का भरा होगा, सभय का भयभीत नहीं होगा। सभय और भयभीत दोनों ही समानार्थी हैं, ठीक है, इसका निर्भय होगा या अभय होगा? सभय और भयभीत का निर्भय या अभय हो जाएगा, तो सी वाला सही नहीं है। सुबुद्धि का कुबुद्धि होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, सन्निकट का निकट नहीं होगा, सन्निकट और निकट दोनों ही समानार्थी हैं। अदूर, सन्निकट, निकट, ये समानार्थी हैं, इसका
इसका विलोम क्या होगा? सुदूर होगा। तो ये ए वाला सही नहीं है। क्षमा का दंड सही है। लंपट का सदाचारी सही है। लंब का आधार सही है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम दीर्घ होगा। देखिए हर्ष, लघु, ये सभी क्या समानार्थी हैं। इसका विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। क्षणिक का शाश्वत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युक्त सुमेलित नहीं है? देखिए लंबा का ठिकना होगा। लंबित का त्वरित होगा। लकीर का बिंदु होगा। सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। युग्म सुमेलित है, सही है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द लक्षणा का विलोम है? लक्षणा का विलोम क्या हो जाएगा? लक्षणा का विलोम अभिधा होगा। क्या होगा? अभिधा, अभिधा। ठीक है, तो बी सही है। कुलक्षण का लक्षण होगा। लक्षित का अलक्षित होगा। अभिधार्थ, अभिधार्थ का क्या होगा? लक्षितार्थ, लक्षितार्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युक्त शब्द सुमेलित नहीं है? लखपति का खाकपति, सही है। लगभग का दुराव नहीं होगा। लगभग का पूरा होगा। लगभग का पूरा होगा, ठीक है, जबकि दुराव का लगाव होगा। लगातार का रुक रुक कर। लड़ाई का सुलह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है। लड़ाना का सद्भावी नहीं होगा। सद्भावी का क्या होगा? लड़ाका, लड़ाना नहीं होगा, लड़ाका होगा। लड़ाना का मिलाना होगा, तो इसलिए ए वाला सही नहीं है। लतखोर का क्या होगा? लतखोर का भला होगा। लताड़ना का थपराना होगा। लतिका का पौधा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? सत्कार का तिरस्कार सही है। श्रव्य का दृश्य सही है। लुप्त का व्यक्त सही है, परंतु वसंत का सूखा नहीं होगा। बसंत का पतझड़ होगा। बसंत का पतझड़ होगा। वर्षा का सूखा होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।